महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे के जो रिश्तेदार हैं श्रीधर, उनको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के एक्शन ने वहां के विपक्ष को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को घेरने का तगड़ा हथियार दे दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी अब सीएम उद्धव ठाकरे का लगातार इस्तीफा मांग रही है, मांग पर अड़ी हुई है, जबकि राज्य सरकार की दलील ये है कि बीजेपी जब से महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी है वो इस बात से दुखी है। दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ है कि नंदकिशोर चतुर्वेदी नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी मिली है जो एक बड़ा हवाला कारोबारी है, और उसके बारे में जो जानकारी आ रही है वो ये कि उसकी कई कंपनियों में श्रीधर पार्टनर है। और इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको बता दें कि जिस श्रीधर के बारे में लगातार जांच सामने आ रही है, ईडी की छापेमारी हुई है, वो उद्धव ठाकरे की पत्नी के सगे भाई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं श्रीधर पाटणकर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उद्धव के साले श्रीधर पाटणकर के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 फ्लैट को सीज तो कर लिया है, लेकिन जांच एजेंसी के इस एक्शन ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि राज्य के बाहर की सियासत में भी भूचाल पैदा कर दिया है। जी हां, राजनीतिक भूकंप इसलिए क्योंकि मामला सीधे मुख्यमंत्री के खास रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। लिहाजा एक और जहां बीजेपी को न सिर्फ उद्धव ठाकरे को घेरने का मौका मिल गया है, बल्कि महाराष्ट्र की 3 दलों वाली गठबंधन सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाने का हथियार भी दे दिया है। वहीं उद्धव सरकार ईडी की कार्रवाई को केंद्र का हथकंडा बताकर पलटवार कर रही है। नंदकिशोर चतुर्वेदी एक हवाला किंग, हवाला ऑपरेटर है। उसके और ठाकरे परिवार के अनेक व्यवहार हुए हैं। श्रीधर पाटणकर के खाते में पैसे धोकर आते हैं, लॉन्डर होकर, और उसके बाद में ठाकरे परिवार के खाते में पैसे गए हैं क्या? इस सब की जांच होनी चाहिए। 2010-12 में भी नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ में ठाकरे परिवार का ट्रांजैक्शन हुआ है। अरे ठीक है, कोई आरोप लगाता है, कोई कुछ भी बकता है, कोई कुछ भी बोलता है। पश्चिम बंगाल में खास करके और महाराष्ट्र में जो सरकारें बनी है उनसे वो लोग दुखी है। बड़े स्टेट है जो हाथ से निकल गए, और उसकी वजह से अगर कोई सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज करके हमें इस प्रकार से दबाने की कोशिश करता है, प्रेशर लाता है, तो वो सक्सेस नहीं होंगे। इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने एक ऐसे शख्स नंदकिशोर चतुर्वेदी के नाम का खुलासा किया है जिसे एक बड़ा हवाला कारोबारी बताया जा रहा है। नंदकिशोर चतुर्वेदी पर आरोप है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक नंदकिशोर हमसफर डीलर्स नाम से एक फर्जी कंपनी चलाता है, जिसके जरिए श्रीधर पाटणकर की फर्म को लोन दिया गया था। नंदकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और फिलहाल वो फरार चल रहा है। खुलासा ये भी हुआ है कि सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटणकर नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ कई कंपनियों में पार्टनर भी हैं। नंदकिशोर चतुर्वेदी को फरवरी में भी ईडी ने समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। फरवरी के पहले भी नंदकिशोर चतुर्वेदी को कई समन भेजे गए थे, क्योंकि वो पुष्पक बुलियन मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड है। इस मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। सीधा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछ रही है, सीधा आरोप ठाकरे परिवार पर लगा रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया तो यहाँ तक कह रहे हैं कि घोटाला और घपला करने के लिए खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही ट्रेनिंग देते हैं। वहीं विपक्षी हमले से तिलमिलाई शिवसेना तो अब अदालती प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगे। इस मामले में तीनों पार्टी के ये सब घोटालेबाज नेता मंत्री एक है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने इन्हीं एजेंटों का उपयोग किया है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लिए हैं। ये सब बाहर आ रहा है। उसके कारण सब उद्धव ठाकरे अलीबाबा के 40 चोर इकट्ठे होकर बोलते हैं कि ईडी चोर। और कल तो संजय राउत ने कहा न्यायालय भी न्याय नहीं देता है। वो भाजपा कहते हैं ऐसा करते हैं। देखिए, हमारे लोगों को भी राहत नहीं मिली है ना।
राहत किसको मिली है? जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और उसको राहत मिली है। चाहे परमवीर सिंह हो या चाहे और कोई हो, 25 लोग हैं महाराष्ट्र में जिसके खिलाफ ये सरकार उनके जो अपराध है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और वो सीधे कोर्ट में जाते हैं और उनको स्कोर से राहत मिल। ऐसी राहत अगर हमारे किसी व्यक्ति को मिले तो आप मुझे दिखाइए। श्रीधर पाटनकर पर की गई कार्रवाई एक तरह से पॉलिटिकली देखी जा रही है। एमवीए सरकार का कहना है कि सरकार को टारगेट करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज ये सारे काम कर रही है। वहीं पर महाराष्ट्र में बीजेपी का ये कहना है कि अगर ठाकरे ने और बाकी किसी ने गलत काम नहीं किए हैं तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई से सटे ठाणे में श्रीधर पाटणकर के 11 फ्लैट को सीज किया है। ये सभी फ्लैट एक ही सोसाइटी नीलांबरी में मौजूद है। हालांकि सियासी विशेषज्ञों के मुताबिक महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी को श्रीधर पाटणकर के वर्तमान या भविष्य से कोई खास मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ उसे हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में है। मांग सिर्फ इस्तीफा और इस्तीफा। तो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए। इससे ज्यादा करप्शन का और कोई भी प्रूफ महाराष्ट्र और देश के सामने नहीं है। इसलिए एक भी ज्यादा मिनट को वाया नहीं करते हुए उन्हें तुरंत राजीनामा देना चाहिए। पूरा सरकारी वैसा है और अभी बार बार उसका प्रूफ मिल रहा है। अभी जिस तरीके से सीएम के खुद रिश्तेदार उनके ब्रदर इन लॉ तक अगर यह होता होगा तो रेजिग्नेशन दिया दूसरा पर्याय नहीं। अभी इधर उधर का कारण देने का कुछ यही नहीं है। जो पैसा अगर उधर तक जाता रहेगा तो आगे किधर जाता रहेगा ये छोटा बच्चा भी बोलेगा आपको। श्रीधर पाटणकर पर हुए ईडी के एक्शन के बाद भाजपा के नेताओं ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा के नेता और विधायक नितेश राणे ने यह तक कहा कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिल सकता और इसे देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन को ठीक बताते हुए कहा कि अगर किसी को इस एक्शन से आपत्ति है तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इस हाई प्रोफाइल केस में नंदकिशोर चतुर्वेदी की कुंडली खंगालनी भी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक नंदकिशोर चतुर्वेदी फर्जी कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क चलाता है जिसकी संख्या 150 से भी ज्यादा बताई जाती है। कागजों में इन ज्यादातर कंपनियों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इन कंपनियों के जरिए नंदकिशोर चतुर्वेदी मनी लॉन्ड्रिंग का काला धंधा करता है और बाद में दूसरे लेन देन के जरिए उसे व्हाइट मनी में तब्दील करता है। कारोबार में फायदा दिखाकर वो रकम को दिल्ली एनसीआर, यूपी, मुंबई, पुणे और दूसरे शहरों में अचल संपत्तियों में निवेश करता था। सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की कंपनी में जो 30 करोड़ रुपए आए थे वो हवाला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी की कंपनी से आए थे। नंदकिशोर चतुर्वेदी को ईडी बार बार समन भेज चुकी है पर वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी अनट्रेसेबल हैं और उन्हें ढूंढा जा रहा है। ईडी बहुत ही जल्द कोर्ट जा सकती है और नंदकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी मांग सकती है। माना जा रहा है कि जिस वक्त नंदकिशोर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी होगी उसके बाद कई टॉप राजनेता, टॉप कारोबारी और यहाँ तक कि कॉरपोरेट घरानों पर भी आंच आ सकती है। फिलहाल मामला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के साथ साथ सियासी भी हो चला है क्योंकि इसमें बीजेपी सीधे नाम ले रही है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। मुंबई से दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे विश्व युद्ध के ट्रेलर की। बाइडेन के पोलैंड दौरे से पहले रूस के बॉर्डर पर कैसे हलचल तेज हो गई है, मॉस्को में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस बॉर्डर पर नेटो सेना के युद्धाभ्यास की। युद्धकाल के दौरान रूस बॉर्डर से दुनिया को चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक दो नहीं बल्कि नेटो देशों के 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी पर शामिल है। इसमें तो क्या रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है, ये सबके मन में सवाल है। क्या रूस पर हमले का युद्धाभ्यास है? क्या विश्व युद्ध का ट्रेलर रिलीज हो गया? पुतिन का परमाणु बनाम नाटो का एटम बम। आप सोचेंगे कि इन तस्वीरों को विश्व युद्ध और यूक्रेन रूस युद्ध से क्या लेना देना है,
तो सबसे पहले समझिए युद्ध काल में नाटो सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का मतलब क्या है। सवाल, क्या है युद्धाभ्यास का मतलब? जवाब, नाटो के 27 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। सवाल, युद्धाभ्यास में क्या है? जवाब, खून जमा देने वाली सर्दी में दुश्मन से निपटना। सवाल, युद्धाभ्यास का मकसद क्या? जवाब, जल, थल और वायु में जंग की तैयारी। सवाल, कहां हो रहा है युद्धाभ्यास? जवाब, नॉर्वे और समंदर। सवाल, युद्धाभ्यास की टाइमिंग? जवाब, किसी भी वक्त युद्ध लड़ने को तैयार रहना। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस को घेरने के लिए अब नाटो ने कमर कस ली है। 30,000 सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बी युद्ध का रिहर्सल कर रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट है कि ये एक्सरसाइजेस क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि इस वक्त नेटो जो कंट्रीज हैं उनका एक समिट भी चल रहा है, और ये वही समिट है जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो इस वर्चुअल समिट को अटेंड करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं अपनी बात को को एक तरह से सम अप करूं तो ये है कि एक तरह की पोस्चरिंग है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक रूस के लिए अचानक किया गया है, लेकिन जिस स्केल पे ये किया जा रहा है, जिस तरह के हाई प्रोफाइल और हाई इंटेंसिटी के वेपन्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज अबाउट अ टफ पोस्चरिंग जो नेटो दिखा रहा है रूस को। नाटो ने रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। माना जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह है युद्धाभ्यास की टाइमिंग। आर्कटिक रीजन में मेनली ये 2-3 कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। इनमें से नॉर्वे जो है वो नेटो का मेंबर है, इस वजह से नॉर्वे के ही पास में ये एक्सरसाइजेस करी जाती हैं। और आज के टाइम में क्योंकि ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस वक्त जो ऑलरेडी ऑनगोइंग क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन की, उसके दौरान ये हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका एक सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये है कि वो एक तरह की टफ पोस्चरिंग वहाँ पर रीइंफोर्स कर रहे हैं। और चूंकि नॉर्वे और रशिया ऑलरेडी बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर का, इस वजह से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल नॉर्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से लगती है। बड़ी बात यह है कि इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पांस नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास रूस की सीमा से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज से उतरकर छापा मारने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और फ्रिगेट HMS रिचमंड समेत कई घातक जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इस समय वैसे भी बहुत सारे जो यूएस सोल्जर्स हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, और बेसिकली यहाँ पे ये दिखाना है कि हमने देखा कि जैसे अब यूक्रेन के ऊपर ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ, तो बहुत ज्यादा की बात होती थी कि कहीं नेटो अपने ट्रूप्स क्यों नहीं सेंड कर रहा है ऑन द ग्राउंड, और नेटो कह रहा था कि हम अपने ट्रूप्स नहीं करेंगे सेंड क्योंकि एक ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा और यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं है। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं इससे नेटो ये संदेश देना चाहता है कि अगर किसी नेटो मेंबर के साथ अगर रूस इस तरह का बर्ताव करेगा तो एक कंप्लीट और एक बहुत ही टोटल रिटेलिएशन जो है उसका सामना रूस को करना पड़ेगा। वहीं समंदर में युद्धाभ्यास के साथ साथ हवाई अभियान भी किया जाएगा। युद्धाभ्यास उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन की तरफ से लगातार नाटो मुल्कों से मदद मांगी जा रही है। हालांकि जेलेंस्की ने नाटो मुल्कों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा है, नाटो को साफ करना चाहिए कि वो रूस से डरते हैं, इसलिए हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। नाटो को या तो अब कहना चाहिए कि वो हमें स्वीकार करें, या खुले तौर पर कहें कि वो हमें शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूस से डरते हैं। तो क्या पर्दे के पीछे नाटो सेना युद्ध की तैयारी कर रही है? आने वाले दिनों में किसी भी वक्त नाटो मुल्क युद्ध में शामिल हो सकते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन नाटो ने दावा किया है कि सैन्य अभ्यास का युद्ध से कोई संबंध नहीं है। आज तक ब्यूरो।